देखिए सोप का, सोप्स आर द सोप्स आर द सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ soaps are the sodium or potassium salts of long chain fatty acids. long chain fatty acid. fatty acid का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना, फैटी एसिड के ब्रैकेट में कार्बोक्सिलिक एसिड। जो फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा है ना, वही एसिड पढ़ा है ना, वही वाला एसिड है ये, बस उसका नाम है फैटी एसिड। तो लॉन्ग चेन फैटी acid, full stop. The fatty acid contains the fatty acids contain long chain of the fatty acids contain long chain of 16 to 18 carbons, 16 to 18 carbon atoms, full stop. Some common higher fatty acids are some common higher fatty acids are ये लिखना है C15H31 COOH। कितने 16 कार्बन हो गए टोटल, 15 तो लाइन से CC है, और लास्ट में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का भी तो एक कार्बन है ना। टोटल कितने कार्बन देंगे, 15 और एक 16। ठीक है, इसका नाम लिखना ब्रैकेट में, इसका नाम है पैल्मिटिक एसिड। पैल्मिटिक एसिड। ऑब्वियसली आईयूपीएसी नेम तो नहीं है ना, देखिए अगर आईयूपीएसी नेम होता तो ओइक एसिड से नाम एंड होता, राइट। पैल्मिटिक एसिड। एक और लिखेंगे C17H35 COOH, इसका नाम लिखना स्टीयरिक एसिड, STEARIC, स्टीयरिक एसिड। और एक और लिखेंगे C17H33 COOH, इसका नाम लिखेंगे ओलिक एसिड। ये कुछ कॉमन लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है जिनको साबुन बनाने में यूज करते हैं। सोप, पहले सोप पढ़ रहे हैं ना, फिर उसके बाद डिटर्जेंट देखेंगे। ये सोप नहीं है, सोप का बनाने वाला वन ऑफ द इंग्रेडिएंट एसिड। ठीक है, अब इन्हीं का तो अपन बोल रहे हैं क्या सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट। यानी कि इसका H हटेगा और साथ में क्या आ जाएगा, Na। ठीक है, उसी को अपन बोल रहे हैं सोप। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है, ओके, नीचे लिखना सोप कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। सोप का स्ट्रक्चर देखते हैं। सोप कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। सोप कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ए और बी करके लिखेंगे। फर्स्ट ए, अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, a long hydrocarbon chain, a long hydrocarbon chain which is water repelling, which is water repelling, which is water repelling, ब्रैकेट में लिखना हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब समझते हैं ना, किसी चीज से डर, तो हाइड्रोफोबिक बोल दिए मतलब पानी से डर। तो ये जो अपन लिखे ना, जैसे सी, इसका सॉल्ट क्या होगा, सोडियम वाला C15H31 COONA। H हटेगा, Na जुड़ेगा, जैसे भी अपन वहां पे बनाए थे ना, वहां पे क्या था, CH3 COOH था, तो H हटाया और Na लगा कि नहीं। तो ऐसे ही वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ये 2 कार्बन का एसिड है और वो 16 कार्बन का एसिड है, बट बिहेवियर सेम रहेगा, दोनों का प्रॉपर्टी सेम रहेगा क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के हैं। तो जब दोनों ही सोडियम का रिएक्ट करेंगे तो ऐसा ही सॉल्ट बनाएंगे। ओए, समझ रहे क्या। तो C15H31 COONA ये हमारा एक तरह का सॉल्ट सोप है जिसमें कार्बन की लॉन्ग चेन है। क्योंकि कैसे होगी, देखो CH3 CH2 ये पूरा 14 टाइम्स होगा, मैं लिख नहीं रहा हूं ना,
ऐसा लिखने का मतलब यही है कि बैक टू बैक 14 लगेंगे। उसके बाद आएगा आपका COONA। समझ रहे हैं क्या? जब इसको पानी में डालेंगे, सोप को पानी में डालोगे ना पहले, तब तो झाग आएगा। जब इसको पानी में डालोगे ना, तो ये COO नेगेटिव अलग हो जाएगा और Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? पानी में डालने के बाद अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, जैसे एसिड करता है ना। एसिड पानी में जाने के बाद आयंस में डिसोसिएट होता है कि नहीं? CH3 COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। इन द सेम वे COO नेगेटिव एक आयन बनेगा और Na पॉजिटिव दूसरा आयन। ठीक है। अब ये आपका मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी कर रहे हैं अपन, कि इसके पास दो पार्ट होते हैं। एक होता है लॉन्ग चेन वाला कार्बन चेन, जो कि हाइड्रोफोबिक है, पानी से डरता है, जब पानी से दूर रहेगा। पानी उसके ऊपर आएगा तो वो उसको हटा देगा, मतलब पानी उसमें चिपकेगा नहीं। और ये वाला पार्ट जो आयनिक पार्ट है, जिसमें नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। जैसे फोबिया मतलब डर होता है, वैसे फिलिक मतलब लव होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब वो पानी को पसंद करेगा और वो पानी से डर रहा है। समझ रहे हैं क्या? तो ये पानी के पास जाना चाहेगा और ये पानी से दूर जाना चाहेगा। एम आई क्लियर? सोप कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक कहलाता है हाइड्रोफोबिक, इसको टेल बोलेंगे, टेल, पूंछ। और ये हाइड्रोफिलिक, हेड। अगर इसको टेल बोल रहे हो तो ये हेड हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो आयनिक पार्ट है, ये नॉन आयनिक पार्ट है। आपको यहाँ पे आयन दिख रहा है ना, चार्ज दिख रहा है नेगेटिव, तो ये आयनिक पार्ट है और हाइड्रोफिलिक है। ये नॉन आयनिक पार्ट है और हाइड्रोफोबिक है। ये दो पार्ट में आपका सोप, मतलब ये, या ये कह लो कि ये दो पार्ट होते हैं सोप के अंदर। ठीक है। हाँ, चलिए क्या लिखे आप लोग? अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विच इज वाटर रिपेलिंग, ब्रैकेट में आपने लिखा है हाइड्रोफोबिक, फुल स्टॉप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन पोलर टेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन पोलर टेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन पोलर टेल। ठीक है। चलो बी लिखना, बी पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होता है सोप का? बी लिखो। एन आयनिक पार्ट, एन आयनिक पार्ट which is water attracting, an ionic part which is water attracting, ब्रैकेट में लिखना हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, वो था हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक था वो पार्ट, और ये वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक। ठीक है। देखो अपन ने पढ़ा था ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। वाटर एक पोलार सॉल्वेंट है और ये भी पोलार है, इसलिए ये वाटर को पसंद करेगा। ये आपका नॉन पोलार पार्ट है चेन। पोलार, पोलार मतलब यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। लंबी कार्बन की लंबी चेन है जिसमें कहीं पे भी चार्ज नहीं है, इसलिए इसको नाम दिया गया नॉन पोलार टेल। और आखिरी में जाने के बाद इसमें COO नेगेटिव आ गया, जहां पे चार्ज आ गया है, पोल्स है वहां पे। तो ये हुआ आपका आयनिक पार्ट और ये हुआ आपका नॉन आयनिक पार्ट। नॉन आयनिक टेल, आयनिक हेड। अब क्योंकि आयनिक है तो ये वाटर को लाइक करेगा, क्योंकि वाटर भी आयनिक होता है ना, क्योंकि वहां पे भी चार्जेस होते हैं ना ओ के ऊपर, ये हमने देखा है। तभी तो अपन पढ़ते थे कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि इनके पास भी पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। तो शेयरिंग करने के बाद भी इनके बीच में शेयरिंग होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है ओ और एच के बीच में, ओ और एच के बीच में शेयरिंग होने के बावजूद भी ऑक्सीजन अपना शेयर्ड पेयर को खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ज्यादा नॉन मेटालिक है। और इसके कारण कंप्लीट नेगेटिव तो नहीं मिलता, बट पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस इनको मिल जाते हैं। और दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पोलर सॉल्वेंट। आयनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, नॉन आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। तभी ये वाला पार्ट जो नॉन आयनिक वाला पार्ट है, ये वाटर से डरता है, हाइड्रोफोबिक है। और ये आयनिक वाला पार्ट वाटर को लाइक करता है, हाइड्रोफिलिक है। क्लियर है ये? हाँ, ये वाला चेन बना लो ऐसे जैसे मैंने अभी बनाया है। चाहिए लिख लीजिए पूरा इसको, हाइड्रोफिलिक, फुल स्टॉप रखिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोलार हेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोलार हेड। हाँ, ये बना लो।
और इसमें इतने पार्ट को लिखना नॉन आयनिक टेल ब्रैकेट में हाइड्रोफोबिक, और यहां सामने में लिखना आयनिक हेड ब्रैकेट में हाइड्रोफिलिक। हो गया? ठीक है, चलो इसका प्रिपरेशन देखते हैं। लिखना नीचे प्रिपरेशन ऑफ सोप्स, प्रिपरेशन ऑफ सोप्स। देखो सिंपली ऐसा नहीं कि हमने एसिड लिया और NaOH मिला करके बना दिया। हमारे साबुनों में एक स्मेल भी आती है ना, जैसे आप कुछ साबुन यूज करोगे तो उसकी स्मेल फ्रूटी स्मेल जैसी होती है, यानी कि एस्टर होगा उसमें, है ना। तो पहले हम इसको एस्टर बनाते हैं और फिर बेस के साथ रिएक्ट करके उसको हम सोप में कन्वर्ट करते हैं। वरना आप चाहो तो आप डायरेक्टली भी इस एसिड को, अगर ये वाला एसिड था ना हमारा, ये एसिड है, आप इसमें सीधा Na डाल दोगे या NaOH डाल दोगे तो भी ये बना देगा ये ऐसा, है ना। बट उसमें वैसी स्मेल नहीं रहेगी, वो खुशबू नहीं रहेगी, फ्रूटी स्मेल। वो फ्रूटी स्मेल किस में आती है? एस्टर में। ज्यादा हमने लिखा भी था ना पिछले क्लास में कि एस्टरिफिकेशन के बाद लिखे थे नीचे, एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग या फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड, एस्टर। ठीक है, तो पहले एस्टर बनाएंगे। एसिड तो हमारे पास है ना, ये एसिड है हमारे पास, तीनों में से किसी को भी एक ले लेंगे। एसिड है हमारे पास, एसिड के साथ क्या लेंगे? अल्कोहल लेंगे। तो पहले एस्टर बनाएंगे, फिर उस एस्टर को हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा सोप बन जाएगा। बेस तो करेंगे ना, हम बोलते हैं ना साबुन में बेस होता है, दैट इज वाई वी यूज सोप आफ्टर वो फॉर्मिक एसिड को क्या करने के लिए? न्यूट्रलाइज करने के लिए। इफ एंड बाइट्स, पढ़े ना अपन न्यूट्रलाइजेशन के लिए, तो एंड के पास फॉर्मिक एसिड है और सोप में बेस है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, नीचे लाइन में लिखना प्रिपरेशन ऑफ सोप में, सोप्स आर मेड फ्रॉम, सोप्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स। सोप्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स, full stop. These fats and oils are, these fats and oils are, these fats and oils are esters of, esters of, ESTERS, है ना, esters of glycerol, 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 and higher fatty acids, and higher fatty acids. These esters are, या फिर क्या लिखे, these oil are, oil and fat are esters of higher fatty acids and glycerol. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, नीचे लिखना। देखो इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH, तीनों जगह OH आ गया। देखो आप प्रोपेन तो जानते हैं ना, प्रोपेन क्या होता है? 3 कार्बन बैक टू बैक लगे रहते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, राइट। यहाँ पे क्या होगा? CH3, यहाँ पे होगा CH2 और यहाँ पे होगा CH3, इसको प्रोपेन बोलते हैं ना। तो ग्लिसरॉल कैसे बनता है समझना, इन सब में एक एक OH लगा दो। सुन रहे हैं क्या?
इन सब में एक एक OH लगा दो, बट ऐसे तो OH लगेगा नहीं, एक एक हाइड्रोजन को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, OH आ जाएगा, तो ये मिल गया आपको। यहां से एक हाइड्रोजन हटा, क्या बचा? CH बचा, अरे हाँ या ना, और उसमें OH लग गया, ये मिल गया आपको। और यहां से भी एक हाइड्रोजन हटा, OH लग गया, ये मिल गया आपको। समझ गए क्या? इसका कोई नाम बता सकता है क्या? हाँ, कल हमने एक कंपाउंड और पढ़ा था, जिसका मैंने IUPAC नेम आप लोग को लिखवाया था, देखो तो ये आपको मिलेगा कहां पे बताऊं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन चेक करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन। वहां पे देखो अपन ने 2 OH वाला एक कंपाउंड लिखा होगा, मिला क्या? 2 OH वाला कंपाउंड, ये रहा देखो, ग्लाइकॉल लिखे थे ना, लिखे थे ग्लाइकॉल, मिला? अरे हाँ या ना, इथीन का ऑक्सीडेशन कराए थे तो क्या मिला था? ग्लाइकॉल लिखे थे ऊपर, इथिलीन ग्लाइकॉल, पर उसका IUPAC नेम लिखा होगा आपने, क्या लिखे हो? इथेन 1,2 डाइऑल। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? वहां 2 कार्बन थे तो इथ आया था, यहां 3 कार्बन है तो प्रोप आएगा। एन पूरा लिखे थे इथेन के साथ, यहां भी पूरा लिखोगे प्रोपेन। फिर क्या था? वहां पे 1 और 2 में ऑल था, तो 1,2 डाइऑल लिखे, यहां तीनों में ऑल है, तो 1,2,3 ट्राइऑल, डाइऑल नहीं। समझे क्या क्या बोला मैंने? प्रोपेन, प्रोपेन पूरा आएगा क्योंकि ई नहीं ड्रॉप करेंगे ना, क्योंकि वहां पे टी है, ट्राइऑल। वहां भी अपन ने ई लिया था, डाइऑल था, क्योंकि जब सिर्फ ऑल होता है तब अपन प्रोपे ये ई को ड्रॉप करते हैं, राइट? तो प्रोपेन पूरा रहेगा, फिर 1 पे भी OH है, 2 पे भी OH है, और 3 पे भी OH है, तो 1,2,3, और तीनों जगह सेम ग्रुप है तो ट्राई लगा देंगे। और अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल। तो ये इसका IUPAC नेम है, कॉमन नेम क्या है? ग्लिसरॉल, जो जिससे वो मार्केट में मिलेगा आपको। समझ रहे हैं क्या? उसको कॉमन नेम बोलते हैं। तो दिस इज ग्लिसरॉल। तो देखो, हमने छोटे छोटे एस्टर बनाए थे ना, तो छोटा अल्कोहल लिया था, है ना, छोटा एसिड लिया था, अल्कोहल भी छोटा लिया था। अब क्योंकि एसिड बड़ा है तो एस्टर भी बड़ा बनाएंगे, तो उसके लिए अल्कोहल भी बड़ा लिए हैं। सुन रहे हो क्या? 3 OH वाला अल्कोहल लिए हैं, और एसिड हमारा कौन सा ले लेंगे अपन? C15H31 COOH। ये पाल्मेटिक एसिड, पीछे लिखियो नाम आप, पाल्मेटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड। कोई एक एसिड लेना पड़ेगा ना साबुन बनाना है तो मैंने ये वाला ले लिया। सुन रहे हो क्या? पर अल्कोहल आपके पास 3 OH 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 है, पर एसिड एक ही वाला है, तो इसको भी 3 मॉलिक्यूल ले लेना। क्यों? क्योंकि तीनों OH इस एक एक COOH के बाद पानी निकालने वाले हैं। एस्टर तो ऐसे ही बनता है ना, पानी निकाल के, किसके प्रेजेंस में? हाँ, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या होगा? इसका H, इसका OH, फिर इसका H, इसके सेकेंड मॉलिक्यूल का OH, और इसका H और इसके थर्ड मॉलिक्यूल का OH। 3 लेना ना, मैंने क्या बोला आपको? 3 एसिड लेना है, तो एक C15H31 थोड़ी ना है, आपके पास 3 C15H31 COOH है, और ये तीनों इस OH के साथ मिलकर क्या निकालेंगे? पानी। वहां पे एक एक ही थे तो दोनों से एक एक पानी निकाल दिए थे, बट यहाँ पे तीनों से आपको पानी निकालना है, तो एंड में आपको 3H2O मिलेगा, हाँ या ना? एक H2O, HOH, दूसरा H2O, HOH, तीसरा H2O। अब जो बच गया उसको चिपका दो, यही हमारा ऑयल या फैट है। क्या है? ऑयल या फैट। फिर इसी को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो हमारा क्या बन जाएगा? साबुन। क्लियर है? तो एस्टर कैसे बनेगा ध्यान देना। ये CH2CO है यहाँ पे पहले से ही, सब में CH2C CHO ही बचा ना, देखो हाँ या ना, क्योंकि H तो हमने निकाल लिया बाहर। अब ये जो बच गया इसको फिट कर देंगे। क्या क्या बच गया इधर? OC C15H31, OC C15H31, OC C15H31 बन गया एस्टर। देखो एस्टर क्या होता है? R, ये रहा R, COOR। अगेन नीचे भी देखो, R COOR, R COOR बन गया एस्टर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सेम वही रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन का जो हमने
सिंगल एसिड के साथ और अल्कोहल का क्या था, ध्यान देना यहाँ पे, C2H5OH प्लस CH3COOH, यहाँ का H और यहाँ का OH मिलके पानी बाहर, जो बचा उसको चिपका दिए। और कैसे चिपकाएंगे, C2H5 फिर इधर का CO के साथ, ये O तो पहले से था ना यहाँ पे, और फिर ये वाला CO को ऐसे लगा दिए एंड CH3, तो R या RCOOR। क्लियर है? बस फर्क इतना है यहाँ पे कि यहाँ पे अल्कोहल भी बड़ा है, एसिड भी बड़ा है, तो हमको एस्टर थोड़ा अलग टाइप का मिला, पर वो भी एस्टर ही है। प्लस क्या मिला लास्ट में, पानी। यहां तक ठीक है? ये फैट और ऑयल बन गया, यही है वो फैट और ऑयल जिससे अपन साबुन बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये फर्स्ट स्टेप का नहीं है, ये इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, एस्टरिफिकेशन ही है ये क्या है, एस्टरिफिकेशन। मतलब साबुन का पहला स्टेप क्या होता है, एस्टरिफिकेशन। फिर जो एस्टर बनेगा ना, ये जो एस्टर बना अपना, इसी को अपन बेस के साथ रिएक्ट करवा देंगे। बेस आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। आपने ऊपर क्या लिखा था सोप का डेफिनेशन, इट इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। समझ रहे हैं क्या? अब देखो सोडियम सॉल्ट हम तब लेते हैं जब हमारा सोप थोड़ा हार्श होता है, मतलब कि जैसे आप जो किचन में यूज करते हैं, बर्तन धोने के लिए साबुन यूज करते हैं या कपड़ा धोने के लिए साबुन यूज करते हैं, उससे अपन नहाते नहीं है ना, क्योंकि वो साबुन थोड़ा सा हार्श होता है, उससे आप नहाओगे तो आपकी स्किन थोड़ी खराब हो जाएगी। हम किससे नहाते हैं, डव से, पियर्स से, लक्स से, ये सॉफ्ट साबुन होते हैं। ये बनते हैं किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। सुन रहे हैं क्या? अपन को OH चाहिए ना, NaOH से लोगे तो अलग टाइप का साबुन बनेगा, KOH लोगे तो अलग टाइप का साबुन बनेगा। समझ रहे हैं क्या? तो इसी एस्टर को नीचे लेके आएंगे और बेस के साथ रिएक्ट करवा देंगे। ठीक है, चलो पहले ये वाला स्टेप लिखो। देखो स्टेप वन करके लिखना, स्टेप वन एस्टेरिफिकेशन, स्टेप वन एस्टेरिफिकेशन। हाँ लिख लो ये रिएक्शन, इन दोनों के बीच में प्लस साइन लगा देना, इसको एक साथ 3 करके लिखना है ना, रिएक्शन लिख रहे हो ना, इसका नाम जरूर लिखना, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, कॉमन नेम इज ग्लिसरॉल। ठीक है, CH2OH CHOH CH2OH लिख लिया आपने। ये ले लिया 3 मॉलिक्यूल ऑफ पैल्मिटिक एसिड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ पैल्मिटिक एसिड, तो ये बन जाएगा आपका एस्टर। बना लो उसको। नहीं तो ये 3 मॉलिक्यूल लिए तब तो ये एक एक जाकर अटैच हुआ ना, तो यही तो बना है बस। हाँ, पर उसमें तीनों आ गए ना, अल्टीमेटली रिएक्शन बैलेंस भी होना चाहिए ना, इसलिए तीनों चले गए, तीनों एसिड एक एक OH को पकड़े और पानी निकाल दिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको 3 पानी मॉलिक्यूल दिखेगा और एस्टर, और यही आपका फैट या ऑयल है। ठीक है, दैट इज अवर स्टेप नंबर 1, एस्टरिफिकेशन। याद रखना एस्टर क्या होता है, एक अल्किल ग्रुप, फिर एक कार्बन, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड, और फिर एक और अल्किल ग्रुप। RCOOR इज योर एस्टर, और यही बने वहां पे, ये रहा एक R, फिर ये C, ये 2 O और ये दूसरा R। क्लियर है? यहाँ CH2 नहीं है बेटा, देख सही देखो ना, देख कर तो CHOH है, वो तो मैंने कार्बन को नंबर दिया है 1 2 3। इधर कैसे CH2OH हो सकता है, ऊपर तो ऑलरेडी 2 बॉन्ड बन रही है ना, तो फिर 2 हाइड्रोजन कहां से आ जाएंगे, और एक ही हाइड्रोजन आएगा बीच वाले में, तो क्योंकि OH भी तो है, CHOH, तो H के साथ एक बॉन्ड, OH के साथ दूसरी बॉन्ड, तीसरी चौथी ऊपर नीचे बन रही है, इसलिए बीच वाले में CH है बस। सुन रहे हो क्या? इथेन 1 2 3 ट्राइऑल में ऊपर दोनों में, ऊपर और नीचे वाले में CH2OH है, और बीच वाले में CHOH है। Am I clear? अच्छे से पढ़ लो इसको, नेक्स्ट क्लास में लिखना है अपन को दोनों रिएक्शन सोप का। हो गया ये, तो कुछ नया नहीं लिखने वाले, ऐसा तो पढ़े अपन, बस ये है कि अल्कोहल थोड़ा बड़ा हो गया, एसिड भी थोड़ा बड़ा हो गया, तो एस्टर भी बड़ा बना। रिएक्शन तो सेम है ना, कंसेप्ट तो सेम है। एरो पे कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखना मत भूलना। ठीक है, हो गया, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, एस्टरिफिकेशन। तो साबुन बनाने में 2 स्टेप लगते हैं। एस्टरिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें आप पहले फैट और ऑयल बना दिए,
ठीक है, अब इसी फैट और ऑयल को बेस के साथ रिएक्ट करके साबुन बन जाएगा। स्टेप नंबर 2 लिखो। स्टेप नंबर 2, इसका नाम है, रिएक्शन का नाम है सैपोनिफिकेशन। लिखो स्टेप नंबर 2, सैपोनिफिकेशन, SAPONIFICATION, सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन। ठीक है, जिसमें हम जो बना हुआ एस्टर है उसको बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, हमारा फाइनल स्टेप। ठीक है, तो इसमें हाइफन डाल के लिखना, हाइफन डाल के लिखो इसमें। The reaction of ester, the reaction of ester with alkali, the reaction of ester with alkali to produce soap is called saponification. To produce soap is called saponification. To produce soap is called saponification. देखो वाला फिर से मैं एस्टर लिख रहा हूं ना, बड़ा वाला, क्योंकि इसी को तो लेना है बेस के साथ। ठीक है, तो यहां पे अपन ले लेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस। KOH भी ले सकते हो, NaOH भी ले सकते हो, अकॉर्डिंगली वैसा वाला फॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इन सब का ये जो पार्ट है ना आपका, ये चला जाएगा आपके Na के साथ। तो क्या मिलेगा, ध्यान देंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ C15H31COONA, यही है आपका सोप। नाम है इसका सोडियम पैल्मिटेट। जैसे सोडियम एसिटेट होता है वैसे सोडियम, क्योंकि वो एसिटिक एसिड से बना था ना, इससे सोडियम एसिटेट, ये पैल्मिटिक एसिड से बना, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम पैल्मिटेट। सोडियम पैल्मिटेट प्लस ये जो सबसे OH बचा ना, ये वापस चला जाएगा आपके अल्कोहल के साथ, यानी कि CH2 वाले के साथ, और फिर से आपको ग्लिसरॉल वापस मिल जाएगा। देखा, NaOH में Na कहां चला गया, Na किसके साथ गया, इनके साथ। देख रहे हो, हाँ, और OH जो बच गया वो जाकर अटैच हो गया, तो आपको जहां से अपन ने अल्कोहल से शुरुआत की थी ना, वो अल्कोहल वापस मिल जाएगा। क्लियर? फिर लाओ पैल्मिटिक एसिड, फिर ये अल्कोहल लाओ, फिर बनाओ फैट और ऑयल, फिर NaOH के रिएक्ट करवाओ, आपको सोप मिलता जाएगा। क्लियर है? तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, सैपोनिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टेप इज एस्टेरिफिकेशन एंड सेकेंड स्टेप इज सैपोनिफिकेशन। आपका साबुन रेडी। ठीक है, वही अगर अपन ने स्टेरिक एसिड लिया होता तो सोडियम स्टेरेट बनता, और ओलिक एसिड लिया होता तो सोडियम ओलिएट बनता। ये सब सोप के नाम है, केमिकल नाम है ना। डव वब तो एक फैंसी नेम हो गया ना, बट एक्चुअली में केमिकल नेम्स क्या होते हैं, जिनको उसके अंदर यूज किया गया है, केमिकल्स जिनसे वो बना है, वो केमिकल नेम कहलाता है। बाहर से सुंदर दिखने के लिए उसमें और भी कुछ कुछ कर दिए और नाम अच्छा दे दिए। सोडियम पैल्मिटेट नाम से मिलता तो कोई बोल भी नहीं पाता, नाम कैसे खरीदता जाके कि भैया एक सोडियम पैल्मिटेट दे दो, तो डब दे दिए नाम और बदक बना दिए, तो अच्छा दिख रहा है साबुन, और खुशबू भी आ रही है अच्छी, क्योंकि एस्टर है ना वो, तो स्वीट स्मेलिंग है। ठीक है, अब आजकल तो और भी साबुन में कुछ कुछ वो सब डाल देते हैं ना, आयुर्वेदिक क्या क्या दुनिया भर का, हल्दी, चंदन, एलोवेरा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये दोनों रिएक्शंस लिखने हैं सबको कॉपी में ना, यही आके, और प्लस ये 10 में से भी 4-5 और दूंगा वापस। ठीक है, चलो हेड, नेक्स्ट हेड डालना, लिमिटेशंस ऑफ सोप्स। लिमिटेशंस ऑफ सोप्स, लिमिटेशंस ऑफ सोप्स, लिमिटेशंस ऑफ सोप। देखो पानी दो टाइप का होता है, एक हार्ड वाटर होता है और एक सॉफ्ट वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें आसानी से साबुन में झाग आ जाए। जैसे आपने पानी साबुन लिया, और अगर सॉफ्ट वाटर है तो आपने जैसे इसको रगड़ा तो आपके पास झाग आ जाएगा हाथ में। पर कई बार ऐसा भी पानी होता है जिसमें आप सोप रगड़ते रहो, झाग नहीं आता, पर साबुन यूज होता रहेगा, एक कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट आपके हाथ में रहेगा, प्रॉपर झाग नहीं आएगा। तो अगर ऐसा कोई पानी है तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर की पहचान ही ये है कि अगर वो साबुन के साथ प्रॉपर लेदर दे रहा है, लेदर मतलब झाग दे रहा है, देन इट इज अ सॉफ्ट वाटर।
और अगर अच्छे से झाग नहीं आ रहा है पानी में तो वो कैसा है, हार्ड वाटर। ठीक है, और ये हार्डनेस क्यों आती है, बिकॉज ऑफ सम डिजोल्व सॉल्ट्स। आपके पानी के अंदर पहले से डिजोल्व सॉल्ट्स हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या फिर इनके सल्फेट्स। क्या क्या बोला मैंने, इनके क्लोराइड्स, इनके सल्फेट्स, इनके कार्बोनेट्स। किनके किनके, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के। सुन रहे हैं क्या, ये पहले से डिजोल्व रहते हैं। एक्चुअली यही है जो पानी को टेस्ट भी दे रहे हैं काइंड ऑफ। तो ये हार्ड वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ठीक है, क्योंकि हमको ये सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, राइट। मैग्नीशियम, कैल्शियम, हमारी बॉडी में मिनरल्स मिल रहा है ना, कैल्शियम मिल रहा है हमको, तो हमारे पीने के लिए ठीक है। बट कपड़े धोने के लिए ये पानी सही नहीं है, क्योंकि जब तक झाग नहीं आएगा ना, आपके कपड़े नहीं धुलेंगे अच्छे से, वो दाग रह जाएगा। समझ रहे हैं क्या, तो दाग को हटाना है तो आपको झाग लाना पड़ेगा, और झाग चाहिए तो सॉफ्ट वाटर चाहिए। क्योंकि साबुन क्या करता है ना, ऑलरेडी ये जो सॉल्ट पानी में प्रेजेंट है, साबुन उनके साथ रिएक्ट करके ना कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है। कर्डी मतलब दही जैसा, तो फिर झाग नहीं दिखेगा आपको। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट कहने का मतलब है कि वो कर्ड जैसा दिखेगा, पर वो झाग नहीं है एक्चुअली में। मतलब कुछ तो आएगा, आप इतने देर तक रगड़ोगे अगर साबुन को तो कुछ व्हाइट कलर का निकलेगा जरूर, बट दैट इज नॉट लेदर। झाग तो समझते हैं ना सब, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। तो वो इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज आपका सोप इन सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है, जिसको हम केमिकली बोलते हैं स्कम। दैट इज नोन एज स्कम, SCUM। दैट इज वाई अब वो साबुन से झाग नहीं बन पा रहा है। एम आई क्लियर। ठीक है, तो इसके लिमिटेशन अपन नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर वाला। हाँ, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम करता है, बट साबुन हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। पर डिटर्जेंट का भी एक ड्रॉबैक है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब, हाँ मतलब उसको अपन बायोलॉजिकल तरीके से डिकम्पोज नहीं करा सकते। जैसे प्लास्टिक हो गया, है ना, प्लास्टिक बायोलॉजिकली तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाता ना, तभी अपन बोलते हैं कि प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, राइट। ताकि हम कम यूज करेंगे तो वेस्ट भी कम निकलेगा और उसको डिकम्पोज होने में टाइम भी कम लगेगा, या अपन वेस्ट क्रिएट ही ना करें उस टाइप का। तो वैसे ही डिटर्जेंट भी होता है कि अपन भले हार्ड वाटर के डिटर्जेंट को यूज कर सकते हैं कपड़े धोने के लिए, बट उसका रिजल्ट ये है कि ज्यादा डिटर्जेंट यूज करोगे तो वो हमारे नेचर के लिए हार्मफुल है, बिकॉज वो पानी में जाकर मिक्स होगा और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो दैट विल क्रिएट वेस्ट। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में इसको लिमिटेशन लिखते हैं और फिर डिटर्जेंट के बारे में लिखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी भी